हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलोहान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे ना। डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में एलिमेंट क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, क्यों है एक्सेप्शनल केसेस, ये भी है ना? ये हमने बात कर ली। फिर हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया था। मेटालिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रॉपर्टीज की शो करेंगे कि मेटल्स ही हैं सारे। बाकी बात कर ली थी कि ट्रांजिशन मेटल्स उनको क्यों बोलते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ये भी समझ में आ। फिर हम बात कर रहे थे कुछ और प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक साइज, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो अगर आप देखोगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। हाँ, इसके कंपैरिजन में तो डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन वैसे अगर देखो तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेंगे। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था कि स्टार्टिंग में साइज बड़ा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, अच्छा स्टार्टिंग में साइज क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो फिर हमने टॉप टू बॉटम की बात की थी कि टॉप टू बॉटम क्या होता है। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें, साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, ऐड होती है। लेकिन फोर्थ ग्रुप से लास्ट तक अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि 3D से 4D जाने पर तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D से 5D जाने पर साइज इंक्रीज नहीं होता, साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों दो फैक्टर एक साथ लगते हैं। एक तो एक फैक्टर है कि 4D से 5D जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, जिससे कि साइज बढ़ना चाहिए, और 4D टू 5D जाने पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, जिससे कि साइज कम होता है। तो दो फैक्टर, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है, एक फैक्टर साइज को कम कर रहा है। तो दो फैक्टर एक साथ लग रहे हैं जिससे कि साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। फिर लास्ट लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल या गैसियस आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो बेसिकली अगर बोले तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या है, आयनाइजेशन। तो हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो हम ऐसा किसको कहेंगे, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें आसानी हो रही है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि आसानी हो रही है, तो ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। हाँ, जहां पर हमें डिफिकल्टी हो रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर हम साइज वाले फैक्टर की बात करते हैं कि अगर साइज बड़ा है, जैसे टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज बड़ा रहता है, ठीक है। तो अगर किसी एटम का साइज बड़ा है और किसी एटम का साइज छोटा है, तो किससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, देखो दो एटम, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, ठीक है। इसके अंदर और शेल्स हैं, और शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, जो भी है, ठीक, जो भी है इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जिसका साइज बड़ा है ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है,
ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही अट्रैक्ट कर पाएगा जितना अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को कर पा रहा है? नहीं ना, अब इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा। लेकिन जो इतने ज्यादा आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या उसको इतना ज्यादा टाइटली होल्ड ये कर पाएगा? उतना ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक एडवांटेज है, हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे कहा जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसको तो हम निकाल देंगे, ठीक है, मान लो हमने निकाल दिया। कैसे निकाला? इजीली निकाल, यानी कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी थी वो कम थी, तो साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करते हैं इस छोटे से एटम की, तो यहाँ पर इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इन सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा होगा टाइटली, जी पास पास में सारे, ठीक है, तो टाइटली होल्ड करके रख रहा होगा। जैसे इसने भी तो इन पास वालों को टाइटली होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो टाइटली होल्ड करके रखेगा, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। जैसे मान लो मैंने ये पेन एक बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ, मान लो लूजली होल्ड करके रखा हुआ, तो कोई पेन ये निकालेगा तो इजीली निकाल लेगा। मान लो मैंने इसी पेन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है, तो जो ये पेन निकालेगा उसे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही इस छोटे जिसका साइज है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज तो जो आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होगी, साइज अगर डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी और साइज दोनों ही आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें पता है कि z इफेक्टिव भी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कि जब साइज बढ़ेगा तो z इफेक्टिव भी तो कम होगा, साइज कम होगा तो z इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। जैसे मान लो इसका साइज कम है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पा रहा है, यानी कि z इफेक्टिव इसका ज्यादा है, साइज कम है इसीलिए। यहाँ पर अगर बात करें तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना, बात तो z इफेक्टिव की है। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव। ठीक है, समझ में आया क्यों है ऐसा? आयनाइजेशन एनर्जी z इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, z इफेक्टिव अगर कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है। जैसे यहाँ पर अगर देखो, दोनों में देखिए, अगर हम ये एटम का साइज बड़ा है, इसमें क्या है, इसका z इफेक्टिव क्या है, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पर इसका साइज छोटा है तो इसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो समझ में आया थोड़ा? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, साइज डिक्रीज। तो आपस में क्या है, ये दोनों तो प्रोपोर्शनल है और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दो तीन चीजें और हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, क्यों लिखा हुआ है? अब हमारे पास कोई मेटल है, देखो यहाँ पर है क्या, ये कोई मेटल है। अब इस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है, रिमूव किया है। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अब आपको ध्यान रखना है कि अभी तक इस मेटल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन, अगर 10-11 इलेक्ट्रॉन है तो 10-11 ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है। और अगर ये न्यूट्रल एटम नहीं होता, कोई कैटायन या एनायन होता, ठीक है, कोई भी चार्ज स्पेशीज होती, कैटायन होता या एनायन होता, तो चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस करी हुई है पहले। तो यहाँ पर समझते हैं, ये मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है। अब हम इसमें एक आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, और उस आयनाइजेशन एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो इसमें आ गया m पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से रिमूव किया है। यानी कि अगर देखें तो पूरी रिएक्शन में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है
अब प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी क्या है, सेम है, प्रोटॉन जितने थे उतने ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्या होगा कि प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अब पहले तो होल्ड करके रखा ही हुआ था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, अब ये पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखेगा। जैसे पहले लूजली था, निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, अब टाइटली होल्ड करके रख दिया, उसकी पावर ज़्यादा हो गई है ना पॉजिटिव चार्ज की, तो टाइटली होल्ड करके रखा। अब खींचने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अभी भी अगेन हमने क्या करा, इसमें दी आयनाइजेशन एनर्जी 2, और इस आयनाइजेशन एनर्जी 2 से हमने एक और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो ये हो गया M2+। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन अभी भी सेम है, पॉजिटिव चार्ज तो अब और ज्यादा हो गया। अब वो और ज्यादा, मान लो पहले इतने, अब मैंने बिल्कुल दोनों हाथों से और ज्यादा टाइटली होल्ड करके, अब इसको निकालने के लिए और जो निकालेगा इसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पहले दोनों एनर्जी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगेन हमने इसको दी आयनाइजेशन एनर्जी 3, और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये आ गया M3 पॉजिटिव। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर 3 बार इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई, पॉजिटिव चार्ज इतना ही है, तो ये आयनाइजेशन 2 और आयनाइजेशन 3 जो है बहुत ज्यादा। अगर हम बात करें तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी है, तीनों में से सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी थी, आयनाइजेशन एनर्जी 3, क्योंकि इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा था, बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकला है। आयनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होती है बच्चों, इन्हें कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या है ये, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे इधर। तो देखो जैसे हमने पढ़ा कि 3D से 4D जाने पर, अच्छा ये हमारे कॉपर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों मेटल्स हमने लिए हैं। तो इन तीनों मेटल को क्या भी कहा जाता है बच्चों, कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा कि कॉइनेज मेटल्स का ऑर्डर बता, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉइनेज मेटल्स क्या होती है, ठीक है, क्या कॉइनेज मेटल्स। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 3D टू 4D जब हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो Cu से Ag अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी Cu की, क्योंकि Ag का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, ठीक। चलो, लेकिन जब हम 4D टू 5D जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पर Au क्या है, ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है Ag के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है Au की, देन Cu, दैट इज कॉपर, देन सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ठीक है। आपको यहाँ तक रखना है गोल्ड और सिल्वर के बीच में कॉपर, याद भी हो जाएगा, इजी है। तो समझ में आया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दी जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर वो सॉलिड स्टेट में है, जैसे यहाँ पर Na सॉलिड स्टेट में, तो इसको क्या करना है, गैसियस स्टेट में लाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस स्टेट में लाने के लिए इसको एनर्जी देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या है बच्चों, ये है एडिशन किसका, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी का, ठीक है। तो इस पेज पर, इस स्लाइड पर हमने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, हर एक पॉइंट क्लियर है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में इतना आपको क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात करें तो दोनों के बीच में अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें
तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों होती है? स्मॉल साइज की वजह से, क्योंकि साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका साइज बड़ा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इजीली निकाल सकते तो आयनाइजेशन एनर्जी कम ही होगी। तो सिंपल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो साइज कम। सिंपली ऑर्डर है जो हमने यहाँ पर पढ़ा, पूरा पढ़ा, उसको हमने एक दो लाइन में यहाँ पर समझ लिया। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसी न्यूट्रल एटम की, कोई न्यूट्रल एटम है, उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इसका साइज क्या है? काफी बड़ा है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है, इस वजह से। अब अगर हम इसमें से क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। प्रोटॉन अभी भी उतने ही, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कम हो गए हैं। तो अब इनका अब इनका जो अट्रैक्शन पावर है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स पर, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमें देनी पड़ेगी, जो कि ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। प्रोटॉन अभी भी उतने ही, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है। फिर हमें दिखेगा आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ये हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये बाकी की जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ये है सक्सेसिव एनर्जीज। समझ में क्या आया यहाँ पर कि जैसे जैसे जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करने जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, 3 ऐसे हमें देनी पड़ेगी। अब जो लास्ट वाली आयनाइजेशन, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई है, प्रोटॉन की संख्या सेम है। पॉजिटिव चार्ज अभी भी उतना ही है, पॉजिटिव चार्ज बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसीलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, चल, तो वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमने पहले पढ़ा, इतना आपको नोट कर लेना है। ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज एन इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी along each series of the transition element from left to right. Ionization enthalpy gives some guidance concerning the relative stability of oxidation state. Although the first ionization enthalpy in general increases, the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive element. In general, हम कहें IE1 से बड़ी होती है IE2 और IE2 से बड़ी होती है IE3 इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स है आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के, जो आप नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों है? न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज में तो इंक्रीज हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव करते हैं तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ n-1 d orbitals, the effect of increase in nuclear charge is partially cancelled by the increase in screening effect. So increase in nuclear charge is partially cancelled by the increase in screening effect. ठीक है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रेजुअल फिलिंग को भी इन्वॉल्व करता है तो। चलिए, consequently the increase in ionization energy along the period of d block element is very small. तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें along the period की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो बहुत ज्यादा कम है। चलो, तो 3D 4D 5D की बात करें तो 5D में ज्यादा, फिर 4D, फिर 3D। इन 5D सीरीज इनफेक्टिव शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन के इनफेक्टिव शील्डिंग के कारण। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो एक चीज हमें समझ लेनी है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर n-1 डी के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन में, दोनों ये जो है इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जिस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करते हैं। ठीक है, जैसे देखो वैसे तो कम करनी चाहिए थी इन्हें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो +2 भी शो करेगा, +1 भी शो करेगा और +3 भी ये शो करेगा। So we can say that in these elements the energy difference of n-1d and ns orbitals is very less या very low. So both participate in bonding, तो दोनों ही bonding में participate करेंगे, due to which it shows variable oxidation state. इसीलिए ये बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिए इतना। फिर देखते हैं क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से जो एलिमेंट है वो शो करते हैं। नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, इनको देख लेते हैं। कैंडियम की बात करें तो +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, इतनी शो कर पाएगा, तो +2 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही टाइटेनियम भी +2 +3 +4 स्टेट शो करता है। वेनेडियम भी +2 +3 +4 +5 स्टेट को शो करता है। क्रोमियम अगर हम इसके बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर ये होता है एक्सेप्शनल केस, तो ये 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैग्नीज शो करता है और सबसे कम शो करता है जिंक। मैग्नीज की बात करें तो 2 3 4 5 6 7 इससे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। ठीक है, और Fe की बात करें तो Fe +2 +3 +4 +6 शो करता है। जहां पर कॉमनली आपको देखने को मिलेगी जैसे FeO है, अलग अलग कंपाउंड है, तो उनमें ज्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 और +3 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें कॉपर, आयरन कोबाल्ट +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल +2 +4 ऑक्सीडेशन, कॉपर +1 +2, और जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक शो करता है बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्या शो करता है? केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है +2। अगर ये +2 शो करता है तो S से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, अभी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। चलो, तो दूसरी चीज ये है, इस वजह से ये जो Zn है ये क्या है? नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल या डी सबशेल नहीं होती, डी सबशेल इनकम्प्लीट नहीं है, फुली फिल्ड है। इस वजह से ये क्या होता है बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर को आप देखो, कॉपर भी क्या है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक तो +1 जहां पर ये जाएगा, एक +2, एक इससे एक। ठीक है, तो इस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जहां पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी इसको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।